तो गूगल सर्च में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, एआई मोड। हाँ। गूगल इसे सर्च का भविष्य बता रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि बहुत से यूजर्स इसे ब्लॉक करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी विरोधाभास को समझेंगे। ये तकनीक असल में है क्या, और क्यों कुछ लोगों के लिए ये क्रांति है और कुछ के लिए सिरदर्द। हाँ, और ये कहानी काफी दिलचस्प है। 5 मार्च 2025 को ये लॉन्च हुआ और आज 2 दिसंबर 2025 तक ये अमेरिका में सबके लिए उपलब्ध है। और बाहर भी पहुंच चुका है। हाँ, 150 से ज्यादा देशों में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के जरिए। तो आज हम गूगल के ऑफिशियल ब्लॉग्स, कुछ तकनीकी दस्तावेजों और रेडिट पर चल रही आम लोगों की बातचीत के आधार पर इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। चलिए, तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आज तक हम गूगल को कैसे इस्तेमाल करते आए? मेरे लिए तो वो एक लाइब्रेरियन के कार्ड कैटलॉग जैसा था। मैंने कीवर्ड डाला और उसने मुझे उससे जुड़ी किताबों, मतलब वेब लिंक्स की एक लिस्ट दे दी। एकदम सही। लेकिन एआई मोड उस लाइब्रेरियन से एक कदम आगे है। कैसे? ये एक ऐसा सुपर स्मार्ट लाइब्रेरियन है जो सिर्फ किताबें ढूंढता नहीं, बल्कि उन्हें आपके लिए पढ़ता है, उनमें से जरूरी जानकारी निकालता है, क्रॉस चेक करता है और फिर एक बढ़िया सा कस्टम सारांश तैयार करके आपके सामने रख देता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ 10 नीले लिंक्स देने के बजाय सीधा जवाब देता है। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसा गूगल 2024 में एआई ओवरव्यू के साथ करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ये उसी का अगला और ज्यादा ताकतवर वर्जन है। यूजर्स को सिर्फ सारांश नहीं चाहिए था, उन्हें जटिल सवालों के जवाब चाहिए थे। जटिल सवाल मतलब? जैसे एक सोर्स में उदाहरण दिया गया है, कोई पूछना चाहता है स्मार्ट रिंग, स्मार्ट वॉच और स्लीप मैट में नींद को ट्रैक करने की टेक्नोलॉजी की तुलना करो। ओके, इसका जवाब तो किसी एक वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। बिल्कुल, यहीं पर एआई मोड की जरूरत महसूस हुई। पर एक मिनट, गूगल का अपना जेमिनी चैटबॉट भी तो है। ये उससे कैसे अलग है? क्या ये बस जेमिनी को सर्च में डाल दिया है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। नहीं, ये स्टैंड अलोन जेमिनी चैटबॉट नहीं है। तो फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क ग्राउंडिंग का है। मतलब चैटबॉट का काम ज्यादा रचनात्मक होना है। वो कहानियां लिख सकता है, कविताएं बना सकता है, लेकिन एआई मोड का मुख्य उद्देश्य वेब पर मौजूद जानकारी के आधार पर सटीक और तथ्य आधारित जवाब देना है। अच्छा, ताकि वो मनगढ़ंत बातें ना बनाए। हाँ, इससे एआई की उस सबसे बड़ी समस्या, जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं, उसे कम किया जाता है। ओके, तो ये ज्यादा जिम्मेदार और तथ्यों पर आधारित है। अब यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। इसके पीछे की तकनीक, जाहिर है इसके दिल में गूगल का जेमिनी मॉडल ही है। बिल्कुल, और सिर्फ एक नहीं, जेमिनी मॉडल्स का पूरा परिवार इस्तेमाल होता है। पूरा परिवार? हाँ, सिस्टम खुद तय करता है कि आपके सवाल के लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है। अगर सवाल सीधा साधा है तो जेमिनी 2.5 फ्लैश जैसा तेज मॉडल यूज होगा। और अगर मुश्किल सवाल है तो? अगर सवाल पेचीदा है तो जेमिनी 3 प्रो जैसा ज्यादा शक्तिशाली मॉडल काम करेगा। और जो प्रीमियम सब्सक्राइबर है, उन्हें तो मॉडल चुनने का विकल्प भी मिलता है। और मैंने एक शब्द सुना है, क्वेरी फैन आउट। सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगता है। हाँ, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल और मतलब मजेदार है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने एक रिसर्च असिस्टेंट को एक मुश्किल काम दिया है। अच्छा, मान लीजिए मैंने वही सवाल पूछा, बेस्ट स्लीप ट्रैकर कौन सा है? तो वो असिस्टेंट अकेला उस पर काम करने के बजाय तुरंत 100 ट्रेनीज की एक टीम बना लेता है। 100 ट्रेनीज की? हाँ, एक टीम को वो कीमत पता करने भेजता है, दूसरी को बैटरी लाइफ की जानकारी निकालने, तीसरी को कस्टमर रिव्यू पढ़ने, चौथी को टेक्नोलॉजी की सटीकता जांचने, और फिर मिनटों में सबसे रिपोर्ट लेकर आपके सामने एक फाइनल बेहतरीन रिपोर्ट पेश कर देता है। वाह! तो क्वेरी फैन आउट का मतलब है एक बड़े सवाल को 100 से ज्यादा छोटे छोटे सॉच में तोड़कर एक साथ चलाना। ये तो कमाल की स्पीड देता होगा। बिल्कुल, और इसी वजह से वो उन जटिल सवालों के जवाब दे पाता है जिनका जवाब किसी एक वेब पेज पर मौजूद नहीं है। तो एक आम यूजर के तौर पर मुझे इससे क्या फायदा होगा? क्या ये सिर्फ ऐसे मुश्किल सवालों के लिए है? नहीं, इसके कई स्तर हैं। अगर कोई मान लीजिए नया यूजर है, तो वो बस पूछ सकता है पेरिस घूमने का 5 दिन का प्लान बनाओ। और एआई मोड सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि बुकिंग लिंक्स के साथ एक पूरा यात्रा कार्यक्रम बनाकर दे देगा। और अगर कोई थोड़ा एडवांस्ड यूजर है, जैसे कोई स्टूडेंट, वो पूछ सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग के बेसिक्स समझाओ। तो एआई मोड उसे टेक्स्ट के साथ साथ डायग्राम और विजुअल्स के साथ समझाएगा ताकि कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाए। और फिर आते हैं प्रो यूजर्स। उनके लिए क्या खास है? मैंने डीप सर्च के बारे में सुना है।
हाँ, डीप सर्च प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए है। ये एक गेम चेंजर फीचर है। ऐसा क्या करता है? ये मिनटों में सैकड़ों वेबसाइटों से जानकारी इकट्ठा करके एक पूरी साइटेड रिपोर्ट तैयार कर सकता है। जिस काम में किसी रिसर्चर को कई घंटे या दिन लगते, वो काम ये मिनटों में कर देता है। तो ये डीप सर्च वाला फीचर तो बहुत दमदार लगता है, खासतौर पर रिसर्चर्स या स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, बहुत। जाहिर है ये मुफ्त तो नहीं होगा। इस प्रीमियम प्लान के लिए कितना खर्च करना पड़ता है? गूगल AI प्रो प्लान $19.99 प्रति माह पर उपलब्ध है। मतलब भारत में लगभग 1600-1700 रुपए। हाँ, करीब उतना ही। इसमें डीप सर्च, बेहतर मॉडल्स तक पहुंच, 2 TB क्लाउड स्टोरेज और Gmail डॉक्स जैसे ऐप्स में जेमिनी का इंटीग्रेशन भी शामिल है। अच्छा, और एक अच्छी बात यह है कि सोर्स के मुताबिक कॉलेज छात्रों के लिए 1 साल का प्रो प्लान मुफ्त है। ये तो बढ़िया है। हाँ, ये अच्छा कदम है। लेकिन पैसे और फीचर्स के अलावा सबसे जरूरी सवाल तो सटीकता का है। क्या हम इस पर 100% भरोसा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और गूगल खुद कहता है कि अभी भी प्रायोगिक है। मतलब? कुछ यूजर रिपोर्ट्स के अनुसार खासकर तकनीकी या विशेषज्ञता वाले सवालों पर इसकी सटीकता 80% तक गलत हो सकती है। 80% तक गलत? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी तकनीकी विषय पर भरोसा करने से पहले आपको हर जवाब को दोबारा जांचना पड़ेगा। फिर तो इसका फायदा ही क्या हुआ? ये तो काम बढ़ाने वाली बात हो गई। यही इसकी सबसे बड़ी सीमाओं में से एक है। और दूसरी बात, ये अभी भी ज्यादातर अमेरिकी यूजर्स और डेटा पर केंद्रित है। अच्छा, तो हो सकता है कि वैश्विक संदर्भ में दिए गए जवाब उतने सटीक या प्रासंगिक ना हो। सही। ठीक है, तो सटीकता एक मुद्दा है, पर हमने जेमिनी का जिक्र कई बार किया। इसकी एक और खासियत है कि ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं समझता है ना? नहीं, ये मल्टी मॉडल है। बिल्कुल। जेमिनी मॉडल परिवार अल्ट्रा, प्रो और नैनो को सिर्फ टेक्स्ट पर नहीं, बल्कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो पर एक साथ प्रशिक्षित किया गया है। वो इन सबको एक साथ समझ सकता है। इसका कोई ऐसा उदाहरण है जो सच में दिखाता हो कि ये कितना शक्तिशाली है? एक सॉस में बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। एक छात्र ने फिजिक्स का एक सवाल हाथ से हल किया और उसकी तस्वीर AI को दी। ओके। अब जेमिनी ने क्या किया वो देखिए। उसने न सिर्फ उस हैंडराइटिंग को पढ़ा और समझा, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। हाँ, बल्कि उसने ये भी पता लगाया कि छात्र ने सवाल हल करते समय कहाँ गलती की। अच्छा, क्या गलती थी? उसने ऊंचाई h की जगह लंबाई L का इस्तेमाल कर लिया था। जेमिनी ने उस गलती को पॉइंट आउट किया और फिर सही समाधान भी लिखकर दे दिया। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बल्कि एक पर्सनल ट्यूटर जैसा हो गया। ये तो कमाल का इस्तेमाल है। बिल्कुल। मुझे यकीन है कई स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये मल्टी मॉडल समझ की असली ताकत दिखाता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, ये तर्क कर रहा है, समझ रहा है। प्रदर्शन की बात करें तो क्या ये वाकई उतना स्मार्ट है जितना कहा जा रहा है? इसे आंकने का कोई तरीका है? देखिए, यहाँ एक आंकड़ा है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। MMLU नाम का एक बेंचमार्क है। हाँ, ये AI को 57 अलग अलग विषयों पर परखता है, लॉ से लेकर केमिस्ट्री तक सब कुछ। इस पर आज तक कोई भी AI इंसानी विशेषज्ञों के औसत स्कोर को पार नहीं कर पाया था। ओके। मानव विशेषज्ञों का औसत स्कोर 89.8% है। जेमिनी के जो सबसे सक्षम मॉडल है जेमिनी अल्ट्रा, उसने इस बेंचमार्क पर 90.04% स्कोर किया है। एक मिनट, उसने पहली बार ये कर दिखाया है। मतलब ये आधिकारिक तौर पर कई मामलों में इंसानी एक्सपर्ट्स से ज्यादा जानकार है। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां AI का ज्ञान कुछ क्षेत्रों में इंसानों से आगे निकल गया है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो इतनी जबरदस्त तकनीक, इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट AI, भविष्य की झलक, इसके बावजूद जैसा हमने शुरू में कहा था, बहुत से लोग इससे खुश नहीं हैं। हाँ, और ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। रेडिट और दूसरे ऑनलाइन फोरम पर जाएं तो आपको बहुत सारे यूजर्स मिलेंगे जो ऐसे समय की बर्बादी और एक दखल देने वाला फीचर मानते हैं। और सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यूजर इंटरफेस का एक छोटा सा बदलाव। गूगल ने AI मोड टैब को पारंपरिक ऑल टैब के ठीक बगल में रख दिया है, जहां पहले ऑल हुआ करता था। अच्छा। तो लोगों की जो मसल मेमोरी बनी हुई है, वो उन्हें अनजाने में AI मोड पर क्लिक करवा देती है। हाँ, ये तो मेरे साथ रोज होता है। मैं जल्दी में कुछ सर्च करता हूँ, ऑल पे क्लिक करने जाता हूँ और पहुंच जाता हूँ AI मोड में। फिर लोड होने का इंतजार करो। ये छोटी सी बात है, पर बहुत परेशान करती है। और इसी झुंझलाहट के कारण लोग अब इससे बचने के तरीके खोज रहे हैं। सही में। हाँ, यहाँ एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तकनीक प्रेमी यूजर्स इसे हटाने के लिए बाकायदा जुगाड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग?
सबसे लोकप्रिय तरीका है uBlock Origin नाम का एक ब्राउज़र एक्सटेंशन। यूजर्स उसमें कस्टम फिल्टर बनाकर AI टैब और AI ओवरव्यू सेक्शन को अपनी स्क्रीन से पूरी तरह छिपा रहे हैं। मतलब गूगल जिसे दिखा रहा है, यूजर्स उसे छुपा रहे हैं। और कोई तरीका? कुछ यूजर्स क्रोम ब्राउज़र की प्रायोगिक सेटिंग्स यानी chrome.flags में जाकर AI से जुड़ी सेटिंग्स को ही डिसेबल कर रहे हैं। अच्छा। कुछ लोग अपने सर्च के आखिर में कुछ कोड जैसे UDM14 जोड़कर इसे बाईपास करने की कोशिश करते थे, लेकिन गूगल अब इन तरीकों को भी ओवरराइड कर रहा है। तो मतलब एक तरफ गूगल कह रहा है कि ये फ्यूचर है और दूसरी तरफ असली यूजर्स इसे बंद करने के जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। ये तो गजब का डिस्कनेक्ट है। यही विरोधाभास गूगल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और वे इसे अपने जिम्मेदार AI के फ्रेमवर्क के जरिए संबोधित करने का दावा करते हैं। ये जिम्मेदार AI सुनने में तो किसी कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन जैसा लगता है। क्या इसका असल में कोई मतलब है? मेरा मतलब है, एक तरफ ये फ्रेमवर्क है और दूसरी तरफ यूजर्स इस फीचर से इतने परेशान हैं कि उसे ब्लॉक कर रहे हैं। तो क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ कागज पर है? आपका सवाल जायज है। गूगल के अनुसार उनका दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित है: गवर्न, मैप, मेजर और मैनेज। उनका कहना है कि वे लॉन्च से पहले कठोर रेड टीमिंग करते हैं। रेड टीमिंग? हाँ, जहां उनकी अपनी टीमें और बाहरी विशेषज्ञ सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाकर उसका दुरुपयोग रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये यूजर के अनुभव को ध्यान में रखता है? यहीं पर बहस की गुंजाइश है। वे सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे SynthID नाम की तकनीक से AI द्वारा बनाए गए कंटेंट पर एक अदृश्य वाटरमार्क लगा रहे हैं ताकि गलत सूचना को रोका जा सके। ठीक है। और वे किसी भी फीचर को धीरे धीरे लॉन्च करते हैं, पहले आंतरिक रूप से, फिर कुछ भरोसेमंद परीक्षकों के लिए और फिर आम जनता के लिए। लेकिन यूजर की पसंद और आदत का सम्मान करना एक अलग बात है और वहां शायद वे चूक गए। तो आगे क्या? ये लड़ाई कहाँ जाएगी? गूगल का अगला कदम क्या होगा? भविष्य एजेंटिक AI की ओर इशारा कर रहा है। एजेंटिक AI? मतलब एक ऐसा AI जो सिर्फ जानकारी नहीं देगा बल्कि आपके लिए काम भी करेगा। काम करेगा मतलब? जैसे गूगल का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मैरिनर। वो आपके कहने पर खरीदारी कर सकता है, आपके लिए रेस्टोरेंट्स में टेबल बुक कर सकता है या आपकी छुट्टियों की पूरी प्लानिंग और बुकिंग कर सकता है। अच्छा। लक्ष्य सर्च और असिस्टेंट के बीच की रेखा को पूरी तरह से धुंधला करना है। तो गूगल सर्च अब सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बल्कि एक डू इंजन बनने की राह पर है। बिल्कुल, वो आपके जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम बनना चाहता है। तो आज हमने गूगल के AI मोड की काफी गहराई से पड़ताल की। इसकी शक्तिशाली जेमिनी तकनीक, क्वेरी फैन आउट जैसी स्मार्ट अप्रोच से लेकर डीप सर्च जैसे फीचर्स तक। और साथ ही हमने यूजर्स की मिलीजुली बल्कि काफी हद तक नाराजगी भरी प्रतिक्रिया को भी समझा। ये तो साफ है कि हम सर्च के एक नए युग में कदम रख रहे हैं। हाँ, ये एक ऐसा युग है जहां जानकारी तक पहुंचना शायद ज्यादा आसान और बातचीत जैसा हो जाएगा। लेकिन ये इस पर भी बड़े सवाल खड़े करता है कि हमारे डिजिटल टूल्स पर हमारा कितना नियंत्रण होना चाहिए और कंपनियां में कितना नियंत्रण देती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे AI हमारे सूचना इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग बनता जाएगा, एक मददगार असिस्टेंट और जानकारी के गेटकीपर के बीच की रेखा कैसे बदलेगी? ये एक अच्छा सवाल है। और उस बदलाव में एक यूजर के तौर पर हमारी भूमिका क्या होगी? एक खुश ग्राहक की या एक ऐसे विद्रोही की जो हमेशा सिस्टम को बाईपास करने के तरीके ढूंढता रहेगा?